चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। छात्र छात्राओं के अनुरोध पर पहली बार मैं राज्य व्यवस्था को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज राज्य व्यवस्था में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सब्जेक्ट रहेगा आर्टिकल्स। खास करके हम लोग अनुच्छेद के ऊपर विचार करेंगे। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में तैयारी के लिए दो एंगल होता है। एक एंगल क्या होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए, यानी एग्जीक्यूटिव क्या है, कार्यपालिका क्या है, इसमें राष्ट्रपति के पास कितना पावर है, राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रावधान, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रावधान, विधानसभा, विधान परिषद, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए। फिर विधायिका क्या है, पार्लियामेंट्री क्या है, फिर जुडिशियरी क्या है, इस बात को समझना। और दूसरा एंगल होता है आर्टिकल्स याद करना। इससे बच्चे भागते हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि आपको खेल खेल में अनुच्छेद याद हो जाए, अनुच्छेद को समझिए। तो आज बात करेंगे हम लोग भाग 1। संविधान में कुल 22 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? भाग 1 में 4 अनुच्छेद को रखा गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो चारों अनुच्छेद को पहले देखते हैं, फिर भाग 2 में चलते हैं। भाग 1 में सबसे पहला अनुच्छेद बताता है भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो हम लोग जानते हैं भारत कई राज्यों का संघ है। आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, वोट हमारा मंत्र है। तो वोट देकर हम लोग चुनकर भेजते हैं। ये लोकतंत्र प्रणाली यूनिटी को इंडिकेट करता है। तो भारत 28 राज्यों का एक संघ है, ना कि पहले के तहत। पहले राजतंत्र होता था, अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था, उनका वर्चस्व होता था एक विशेष क्षेत्र के ऊपर। तो ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो कई राज्यों का एक संघ है। तो भाग 1 बताता है, भाग 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में आइए। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि देश के बाहर अधिकृत क्षेत्रों का नामकरण, क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने से रिलेटेड प्रावधान। तो भारत के बाहर की बात कही जा रही है। जैसे अक्साई चीन को ले लीजिए या पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को ले लीजिए, अगर उसको अधिकृत करके अपने देश में मिलाया जाता है और नया राज्य बनाया जाता है, नया नामकरण किया जाता है, तो इसे अनुच्छेद 2 के तहत रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 3, देश के अंदर वाले राज्य का नामकरण। तो अंदर वाले राज्य जैसे देखते हैं मध्य प्रदेश, आज मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, एक नया राज्य। उसके बाद उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया। तो अलग अलग राज्यों का निर्माण आंतरिक भागों में करना, ये संविधान में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत रखे गए हैं, राज्य और संघ से रिलेटेड प्रावधान। और मैं बात करूंगा अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 आप देखेंगे मैक्सिमम बुक में क्लियर नहीं किया गया है, तो इसको समझिए कि अनुच्छेद 4 क्या है। अनुच्छेद 1, 2 और 3 में जो प्रावधान है उसमें संशोधन केवल और केवल संसद ही कर सकती है। संसद के पास ही पावर है संशोधन करने का। अब देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत इसे नहीं रखा गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आप जानते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत होती है। तो 368 में पावर दिया गया है कि राज्य विधानमंडल भी संशोधन कर सकती है और केंद्र भी संशोधन कर सकती है। तो राज्य विधानमंडल भी संशोधन कर सकती है और केंद्र भी संशोधन, यानी दोनों कर सकती है। पर यह देश की अखंडता की बात है। अनुच्छेद 2 और 3 में बताया गया किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाना, घटाना, नाम में परिवर्तन करना, यह देश की अखंडता की बात है। तो इसीलिए इसे 368 से अलग करके केवल और केवल संघ को, संसद को ही पावर दिया गया है संशोधन करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं अनुसूची 1 में हम देखते हैं कि सभी राज्यों का नाम एवं क्षेत्रफल का जिक्र किया गया है। और अनुसूची 4 में कितनी सीटें किस राज्य को दी जाएगी। तो नाम और क्षेत्रफल, जैसे ही नया राज्य जोड़ा जाएगा, नया राज्य बनाया जाएगा, तो जो पूर्ववत नाम होगा और क्षेत्रफल होगा उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो परिवर्तन आ जाएगा तो अनुसूची 1 और 4 को प्रभावित करेगा। तो अनुसूची 1 और 4 को प्रभावित करने वाले कारक के लिए इसे 368 से दूर रखा गया है। संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं रखा गया है, इसे अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रखा गया है, 368 से दूर रखा गया है।
नेक्स्ट में मैं बात करूंगा भाग 2 में नागरिकता के बारे में। भाग 2 में आप देख सकते हैं नागरिकता के बारे में लिखा गया है। आज हम लोग किसी फॉर्म को भरते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, तो लिखा रहता है कि सबसे पहले भारत की नागरिकता होनी चाहिए, या चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ भी होता है कि भारत की नागरिकता होनी चाहिए। तो चलिए नागरिकता को हम समझते हैं, समझना आवश्यक हो जाता है। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 में है कि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, इस आधार पर उसे नागरिकता मिल सकती है, या उसके पिताजी भारत में जन्मे हो, या उनके माताजी भारत में जन्मे हो, तो इस तीनों ही आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद यदि कोई विदेशी भारत में आकर लगातार 5 वर्ष रह जाता है तो इस आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है। ये प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया है। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 दो अनुच्छेद पाकिस्तान को लेकर बनाया गया। आप जानते हैं जब हमारे देश के संविधान का निर्माण चल रहा था उस वक्त 389 सदस्य संविधान निर्माण के लिए चुने गए थे। उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया माउंटबेटन योजना के तहत। तो उसमें निर्धारित किया गया कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो मुसलमानों के लिए होगा, और जहां हिंदुओं की आबादी अधिक होगी वो हिंदुओं के लिए क्षेत्र होगा। तो पाकिस्तान एक क्षेत्र बनाया गया और निर्णय ये लिया गया था कि जो भी भारत देश में मुसलमान है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, वो अपने मुल्क पाकिस्तान चले जाएंगे, और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में अपने सिंधी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो इधर चले आएंगे। तो उसी वक्त संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। तो अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान को लेकर बनाया गया कानून। 6 में लिखा गया कि 19 जुलाई 1948 तक तो पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से आने वाले वैसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ जाते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे सिंधी हो, तो भारत की नागरिकता मिल सकती है। यह है 19 जुलाई 1948। नेक्स्ट अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, पुनः वापस चले आए, तो उनके लिए भी एक अनुच्छेद है। बताया गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद गए हों और 19 जुलाई 1948 के पूर्व आ गए हों, फिर भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आप कह सकते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान को लेकर बनाया गया। अनुच्छेद 8 बताता है कि यदि आप अस्थायी रूप से अभी विदेश में रह रहे हों और कभी आपके पिताजी और दादाजी को भारत की नागरिकता थी और भारत की नागरिकता अभी आप वर्तमान में चाहते हैं, तो देखा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो नागरिकता का परिभाषा है उसे अगर संतुष्ट आपके दादाजी पिताजी कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करते हैं और भारत के राजनयिक के द्वारा आवेदन को पंजीकृत कर लिया जाता है तो भारत की नागरिकता मिल सकती है। यह अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अनुच्छेद 9 स्पष्ट बताता है कि यदि आप किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, यानी स्विट्जरलैंड की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में दोहरी नागरिकता के विषय में प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में दोहरी नागरिकता के विषय में सिफारिश किया गया। बताया जाता है कि कुछ भारतीय जो अभी विदेश में रह रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में जॉब कर रहे हैं, तो उनका मांग था कि चूंकि पूर्ववत हमें भारत की नागरिकता थी तो हमें छूट मिलनी चाहिए, भारत की नागरिकता भी मिलनी चाहिए, और वहाँ चूंकि नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता भी रहेगी। तो 16 देशों में रह रहे व्यक्तियों के लिए यहाँ पर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में 2003 में सिफारिश किए गए और 2010 में मंजूरी मिल गई। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 10 के तहत। लेकिन इस अनुच्छेद में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि 3 अधिकारों से दूर रखा गया है। एक मताधिकार
के अधिकार से दूर रखा गया, यानी आप वोट नहीं डाल सकते हैं भारत में आकर यदि विदेश में जॉब कर रहे हों। दूसरी बात, लोक नियोजन में अवसर की समानता से दूर रखा गया, यानी नौकरी के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं, आवेदन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो 3 अधिकार से वंचित किया गया है, बाकी सारे अधिकार मिल गए 16 देशों में रह रहे नागरिकों के लिए। तो ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अनुच्छेद 11 नागरिकता से रिलेटेड अंतिम अनुच्छेद 11 है। आपके किए गए कृत्य, आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे देश पर दाग लग रहा हो, तो इस स्थिति में सरकार क्या करेगी, विधि के द्वारा, कानून के द्वारा आपकी नागरिकता को सीज कर सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।